So in this video we will start a new lecture series on rotational dynamics और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग रोटेशनल मोशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोटेशन मोशन में काफ़ी डाउट रहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रोटेशन मोशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन को ही पढ़ा था। बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि हमारी जो कोई एक आर्बिट्री शेप की कोई बॉडी है, जब ये मूव करती है तो जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर ये की रिजिड बॉडी है तो हम कहते हैं कि जिस एक्सेलरेशन से या जिस वेलोसिटी से इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, सपोज सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी सेम वेलोसिटी या सेम एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये हम बेसिकली कहें कि रिजिड बॉडी में जब ट्रांसलेशन मोशन होता है तो हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। जितना उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतना ही हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। पर रिजिड बॉडी के जो रोटेशन में, अगर हम रिजिड बॉडी के रोटेशन को डिस्कस करें तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारी सपोज एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो रिजिड बॉडी में जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब लॉक होते हैं, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे से फ्री मोशन नहीं कर सकते। मतलब जितना एंगल कोई एक पार्टिकल रोटेट करेगा, सपोज वो पार्टिकल ये है, उतना ही एंगल मेरा दूसरा पार्टिकल रोटेट करेगा। जबकि इस एक्सिस पर फिक्स्ड मेरे जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के, जितने भी पॉइंट इस एक्सिस पर फिक्स होंगे वो सब रेस्ट पर होंगे। क्लियर है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? तो अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी दैट कैन रोटेट विद ऑल इट्स पार्ट्स लॉक टुगेदर एंड विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप। तो रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सभी पार्टिकल्स सेम एंगल रोटेट करते हैं और रिजिड बॉडी की शेप चेंज नहीं होती। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन यह है, इसकी जो रोटेशन एक्सिस है ये हमेशा फिक्स होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सन के रोटेशन को डिस्कस नहीं करते, ना ही हम लोग बॉल के स्पिन को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि सन के साथ क्या है, सन रोटेट करता है तो सन के साथ ही एक्सिस भी रोटेशन करती है। यानी कि यहाँ पे दो तरह के मोशन हम लोग डिस्कस करते हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशन मोशन। ऐसे ही बॉल के साथ भी यही है कि बॉल रोटेट तो करती है और साथ में ट्रांसलेशन मोशन भी करती है। तो हम लोग इन मोशन को अभी डिस्कस नहीं करने वाले। हम लोग किन मोशन को डिस्कस करेंगे कि हमारी जो रोटेशन एक्सिस है वो फिक्स है, जबकि हमारी जो रिजिड बॉडी है वो उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोशन कर रही है। कैसा मोशन कर रही है? रोटेशन कर रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो चीज़ें पढ़ते हैं उन सबको रोटेशन मोशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार फिर से रोटेशनल मोशन को देख लें। तो सपोज ये मेरी कोई एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, रिजिड बॉडी है, जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये मेरी कोई बॉडी हो गई,
ये एक्स एक्सिस हो गई और सपोज ये वाई एक्सिस हो गए। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक, जब ये बॉडी रोटेट करेगी, जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो हर एक पार्टिकल इसके साथ रोटेट करेगा, ठीक है ना। रिजिड बॉडी की यही डेफिनेशन है, जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो कुछ टाइम बाद बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर है। इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब रोटेशन कर रहे होंगे। तो मैंने क्या कंसीडर करा, मैंने एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करी, ठीक है। ये क्या है, एक रेफरेंस लाइन है। अब बॉडी के रोटेट होने से ये रेफरेंस लाइन भी रोटेट करेगी, तो कुछ टाइम बाद सपोज ये रेफरेंस लाइन यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो कितना एंगल रोटेट कर लिया, ये एंगल सपोज थीटा रोटेट कर लिया, और ये जो आर्क हो गया ये एस हो गया, और ये जो डिस्टेंस थी ये सपोज आर डिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात। तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं एस अपॉन आर। और ये थीटा क्या कहलाता है हमारा, थीटा को हम लोग बेसिकली एंगुलर पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगुलर पोजीशन हर एक पार्टिकल की रोटेशनल मोशन में चेंज होती है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस फिगर से फिर से समझ सकते हैं। ये इस फिगर में ध्यान से देखो, ये रेफरेंस लाइन थी, सपोज ये इनिशियल एंगल थीटा 1 पर है, ठीक। और कुछ टाइम बाद ये लाइन कुछ एंगल और रोटेट कर लेती है और ये रेफरेंस लाइन यहाँ पहुँच जाती है। तो ये अब एंगल कितना हो गया, ये सपोज एंगल हो गया थीटा 2 और इनिशियल एंगल था थीटा 1। क्लियर है। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन देखकर बताते थे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करती थी तब हम कहते थे इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और अगर कोई बॉडी निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करती थी तब हम कहते थे इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। क्लियर। ठीक उसी तरह जब बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तब हम कहेंगे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और अगर हमारी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो हम कहेंगे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। ठीक, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी निगेटिव डायरेक्शन होती है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। अगर रोटेशन मोशन का एक और एग्जांपल देखना हो तो हम अपने घर में टंगे हुए पंखे को भी देख सकते हैं, है ना। तो ये जैसे पंखा है, ये पंखे की एक्सिस होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, जितना पंखे का ये वाला जो क्या कहें इसे, पंखे के वाला जो पर है या जो भी इसे कहें, वो जितना एंगल रोटेट होगा ये सब उसी डायरेक्शन में सेम एंगल रोटेट होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना
कि वाला एंगल 30 रोटेट हो गया और ये वाला एंगल 60 रोटेट हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारे पर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग रिजिड बॉडी में देखते हैं कि रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कंप्लीटली लॉक होते हैं, और जितना मेरा एक पार्टिकल एंगल रोटेट करता है, ठीक है, बाकी सारे रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स भी सेम एंगल रोटेट करते हैं, जबकि हमारे जो रोटेशनल एक्सिस पर प्लेस्ड पार्टिकल्स हैं वो सब रोटेट नहीं करते। समझ में आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी को डिफाइन करते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही हम लोग रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं कि θ1 एंगल एट टाइम t1 पर था और θ2 एंगल एट टाइम t2 पर हो गया। तो अगर मैं बात कहूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कितना हो गया, θ2 माइनस θ1, और टाइम इंटरवल डेल्टा t कितना लगा, t2 माइनस t1। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, और ये हो गया θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या ओनली एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी भी डायरेक्शन सेम वैसे ही डिनोट करते हैं जैसे अभी हमने देखा था। अगर हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ। अगर हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हम बॉडी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर कर्ल्स करेंगे, ठीक है। रोटेशन की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर कर्ल्स करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारे थंब की डायरेक्शन होगी, देखो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, आप लोग अगर अपनी उंगलियां ऐसे कर्ल करो, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर ऐसे कर्ल करो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है, और ये बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि क्लॉकवाइज हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो ये रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी से हमारा मतलब है हमारा जो टाइम है, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल का मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हमारा टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम इसे कंबाइन करके देखें तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक। ये सब हम लोग अपने बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, इसकी एक बार यूनिट क्या होगी, तो थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन, रेडियन, और टाइम की पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सलेरेशन। एंगुलर एक्सलेरेशन, तो जैसा हमारा ट्रांसलेशनल एक्सलेरेशन होता है वैसे ही हमारा एंगुलर एक्सलेरेशन होता है। तो ट्रांसलेशनल एक्सलेरेशन क्या होता है, हम बेसिकली बात करते हैं अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पर एक्सलेरेशन है, वेलोसिटी में चेंज एक्सलेरेशन की वजह से ही आता है, ठीक। ये हम क्या, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वही बात कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पर एक्सलेरेशन है। ऐसे ही अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पर एंगुलर एक्सलेरेशन होगा, क्लियर है। तो इसे क्या लिख सकते हैं,
सपोज करो ओमेगा 1 वेलोसिटी थी एट टाइम t1 पर और ओमेगा 2 वेलोसिटी हो गई एट टाइम t2 पर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो इफ़ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी सेम डायरेक्शन हम देखते हैं कि अगर हमारा ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा होगा तो अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, और ओमेगा अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा होगा तो हमारे अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम लोग आगे चल रहे हैं और मैं बेसिक इक्वेशंस लिख देता हूँ। इन इक्वेशंस का प्रूफ आप देख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें तो यहाँ पे मैं पहले साइड में, जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, ट्रांसलेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन, उन्हें लिख देता हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हमारी v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, t हमारा सबको पता है टाइम है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और a हमारा एक्सेलरेशन है। तो ऐसे ही जब हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में जाते हैं, क्लियर, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा नॉट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ओमेगा हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी हमारा यहाँ पे टाइम ही रहेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा यहाँ पर एस था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थीटा। ये हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पर अगर इन इक्वेशंस को देखें तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, तो ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गई। इन्हें हम यूज़ करते हैं हमारी रोटेशनल काइनेमेटिक्स ही कह सकते हैं, रोटेशन मोशन को डिस्कस करने के लिए। क्लियर है। अब एक बेसिक सा एग्जांपल करता हूँ, एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको, ताकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको क्लियर हो जाए कि उसे क्वेश्चंस में मैं कैसे यूज़ करना है। तो सपोज करो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक बॉडी है, उसकी एंगुलर पोजीशन आपको, एंगुलर पोजीशन आपको थीटा टी गिवन है -5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6, और आपको फाइंड करना है कि इसका ओमेगा क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था
ओमेगा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा माइनस 5t³ प्लस 4t² प्लस 6। और अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लूँ तो क्या आ जाएगा, -15t² प्लस 8t। अगर वो मुझसे यहाँ पे एंगुलर एक्सलेरेशन पूछ ले अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा -30t प्लस 8। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस कंडीशन के लिए मैं इन 3 इक्वेशंस को यूज़ कर सकता हूँ? मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना अगर आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो। क्या इस इक्वेशन के लिए मैं इन 3 इक्वेशंस को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक है, ये क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताना। एक क्वेश्चन और है, ये आप घर से ट्राई कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज 3t-4 दे रखा है और आपको ओमेगा बताना है, अल्फ़ा बताना है, और आपको बताना है क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि लीनियर और एंगुलर जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। क्लियर? अच्छा मैं बता दूं इसके लिए मैं रेफरेंस किसका ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर की जो बुक है, ठीक है, मैं आपको अभी नहीं कहूँगा कि आप उस बुक को अभी पढ़ें, ठीक, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं उसमें से ही आपको रोटेशनल डायनामिक्स कराने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ मैं आपको एस सी वर्मा से भी इसमें कवर कराऊंगा एंड एडवांस लेवल में आपको क्लैपनर में भी लेके जाऊंगा अपने फुल मैकेनिक्स के जो वीडियोस हैं। तो ये बेसिकली इन 3 बुक्स को फॉलो करके बनाई गई हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जो नई वीडियोस आने वाली हैं इन टॉपिक्स पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। तो अब भी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि थीटा बराबर क्या होता है, एस अपॉन आर। ये एस क्या है, एस अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी बनाऊं, क्लियर है, और ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और बॉडी इस एक्सिस के अबाउट सपोज रोटेट कर रही है, ठीक है, क्लियर, इस डायरेक्शन में। तो आफ्टर सम टाइम बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो सपोज इसका ये जो पार्टिकल था यहाँ पर, ठीक है, वो आफ्टर टाइम यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गया होगा, और ये एंगल हो गया सपोज थीटा। ये एंगुलर आर्क जो इस बॉडी ने ट्रैवल करा, ठीक है, ये एस है, और सपोज ये जो रोटेशनल एक्सिस इस पॉइंट के डिस्टेंस है थीटा आर है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, एस अपॉन आर। तो यहाँ से अगर मैं इस लीनियर वेरिएबल या इस एस एंगुलर आर्क को मेज़र करना चाहूँ तो एंगुलर आर्क क्या आएगा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक।
तो हमें एस और थीटा में रिलेशन मिल गया। क्लियर? ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ रखा है, या अभी हमने पढ़ा एस इक्वल्स टू आर थीटा। अगर मैं इसे एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। ये आर फिक्स रहने वाला है, तो आर ऐसे ही हो गया, और ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर, और डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। क्लियर? तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। सही है।